नमस्कार, द डीप रिसर्च में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मुलाकात की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपने ओर खींचा है। 4 दिसंबर 2025 जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। जिस पुतिन को पश्चिमी देश एक विलन के तौर पर देखते हैं, भारत ने उनके लिए रेड कारपेट बिछाया। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मुलाकात नहीं थी, ये दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश था, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को, कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का एक मजबूत प्रदर्शन था। बिल्कुल। और इस 2 दिन की मुलाकात में ट्रेड, स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कई बड़े मुद्दों पर फैसले हुए। आज हम उन 10 सबसे जरूरी बातों को समझेंगे जो भारत और रूस के बीच तय हुई और जिनसे वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई है। चलिए इस पूरी तस्वीर को आसान बनाते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे दिलचस्प बात है डॉलर को अलविदा कहना। ऐसा लग रहा है पुतिन ने भारत आकर डॉलर को लगभग आखिरी गुड बाय कह दिया है। हाँ, इसका मतलब है कि भारत का रुपए और रूस का मिर पेमेंट कार्ड सिस्टम अब एक साथ काम करेगा। और इसके पीछे की वजह देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को स्विफ्ट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया गया था। अब भारत और रूस के बीच $60 बिलियन का व्यापार होता है। तो सवाल है कि डॉलर के बिना ये कैसे मुमकिन है। इसके लिए स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स यानी SRVAs का इस्तेमाल होता है। मतलब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाए तो रूसी बैंक भारतीय बैंकों में रुपये में अकाउंट खोलते हैं और भारतीय बैंक रूसी बैंकों में रूबल में। बिल्कुल। और अगर किसी भारतीय कंपनी को रूस से कुछ खरीदना है तो पेमेंट भारत में ही रूसी कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाता है। अच्छा, तो पैसा देश से बाहर जाता ही नहीं है? जाता ही नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी, ट्रेड इम्बैलेंस। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। हम रूस से लगभग $56 बिलियन का सामान खरीदते हैं और उन्हें सिर्फ $4 बिलियन का बेचते हैं। इससे रूस के पास भारत में बहुत सारा रुपया जमा हो रहा था, जिसका वो कुछ खास नहीं कर पा रहा था। वो पैसा एक तरह से फंस गया था। और यहीं पर अगस्त 2025 में RBI का जो नया नियम आया वो एक गेम चेंजर साबित हुआ। हाँ बिल्कुल। अब रूसी कंपनियां उस पैसे को भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सरकारी बॉन्ड्स में निवेश कर सकती हैं। मतलब भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और विकास में लगेगा, और रूस को भी अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये सिर्फ बातें नहीं है, दोनों देशों के बीच 16 MOU साइन हुए हैं। और निवेश का लक्ष्य क्या रखा गया है? $50 बिलियन के आपसी निवेश का लक्ष्य है। रूस पहले ही हमारी ट्रेनें बनाने में निवेश कर चुका है और अब भारत में फर्टिलाइजर प्लांट और शिप बिल्डिंग में भी निवेश करना चाहता है, जिससे भारत में नौकरियां भी बढ़ेंगी। जाहिर है। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो सीधे आम आदमी की जिंदगी पर असर डालती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर उपभोक्ता है और रूस हमारा सबसे बड़ा सप्लाई। युद्ध के बाद इसकी कीमतें आप मानिए 300% बढ़ गई थी। तो इस मीटिंग में क्या हुआ? इस मीटिंग के बाद भविष्य के लिए कीमतें फिक्स कर दी गई हैं। मतलब दुनिया में कुछ भी हो, भारत को एक स्थिर दाम पर फर्टिलाइजर मिलता रहेगा। इससे तो सरकार पे सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। बिल्कुल। और साथ ही दोनों देश मिलकर रूस में एक फर्टिलाइजर प्लांट लगा रहे हैं, जिससे भारत को गारंटीड सप्लाई मिलेगी और ये पूरा व्यापार भी रुपये में ही होगा। चलिए अब मेरे सबसे पसंदीदा पॉइंट पर आते हैं, स्पेस। इसरो और रोसकॉस्मोस के बीच बड़े समझौते हुए हैं। हाँ, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में रूस हमारी सीधी मदद करेगा। मतलब हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग भी देगा और लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरिक्ष मिशन महंगे और मुश्किल होते हैं। और रूस का 60 साल का अनुभव और भारत की कम लागत में काम करने की क्षमता, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। अच्छा। रूस अपनी एडवांस्ड रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा, जिससे हमारे रॉकेट और शक्तिशाली बनेंगे। और तो और रूस का ग्लोनास और भारत का नेविक्स नेविगेशन सिस्टम भी इंटीग्रेट होगा, जिससे दोनों देशों को बेहतर एक्यूरेसी मिलेगी। बिल्कुल सही। और बात सिर्फ स्पेस की नहीं, क्लीन एनर्जी की भी है। 2047 तक विकसित देश बनने के लिए भारत को 24 घंटे बिजली चाहिए और न्यूक्लियर एनर्जी इसका एक बड़ा समाधान है। इस मीटिंग में तमिलनाडु के कुडनकुलम प्लांट की यूनिट 5 और 6 पर काम आगे बढ़ाने का फैसला हुआ। और क्या नए प्लांट भी लगेंगे? हाँ, भारत में एक और जगह पर रूसी डिजाइन के न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने दशकों तक बिना किसी रुकावट के न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करने की गारंटी दी है। बिना किसी शर्त के? हाँ, अमेरिका और फ्रांस की तरह रूस कोई शर्तें भी नहीं लगाता है। तो इन बड़ी बड़ी रणनीतिक बातों के अलावा आम लोगों के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। सुना है रूस में राज कपूर का एक अलग ही फैन बेस है।
आज भी है, और अब रूस के लोगों के लिए भारत आना और भी आसान हो गया है। वो कैसे? भारत ने रूस के नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा शुरू किया है। अच्छा। प्रतिबंधों के बाद रूस के लोगों के पास घूमने के लिए कम विकल्प बचे हैं, जिसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। रूसी पर्यटक ज्यादा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं, तो हमारे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। और जैसे रूसी भारत आएंगे वैसे ही भारतीय भी रूस जाएंगे। हाँ, काम करने के लिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। रूस में यूक्रेन युद्ध के बाद मजदूरों की भारी कमी हो गई है, खासकर कंस्ट्रक्शन, आईटी और एनर्जी सेक्टर। तो भारत के लिए ये एक नया कॉरिडोर बन सकता है। बिल्कुल, यहाँ एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत वीजा और कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, जिससे मजदूरों का शोषण कम होगा। ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। अभी भारत से यूरोप सामान भेजने में 40 से 60 दिन लगते हैं, जो स्वेज कैनाल से होके जाता है। लेकिन अब 2 नए रास्ते बन रहे हैं। कौन कौन से? पहला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी INSTC। ये भारत को ईरान के रास्ते रूस और फिर यूरोप से जोड़ेगा। इससे समय और लागत दोनों बचेंगे। हाँ, समय 40% और लागत 30% कम हो जाएगी। और दूसरा है चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग, जो भारत को रूस के पूर्वी हिस्से से सीधे जोड़ेगा। ये वैकल्पिक रास्ते स्वेज कैनाल जैसे चोक पॉइंट्स पर हमारी निर्भरता कम करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर पुतिन ने अमेरिका के दोहरे मापदंड को भी दुनिया के सामने रखा। हाँ, उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, तो वो भारत को रूसी तेल खरीदने पर क्यों रोकता है? ये एक बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा। सच तो ये है कि रूस के एनरिच्ड यूरेनियम का 50% एक्सपोर्ट अमेरिका को ही होता है। पुतिन का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप को एक सीधा संदेश था कि अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत रूस संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। जैसे कहते हैं, लोहा ही लोहे को काटता है। सही कहा। और अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, बॉर्डर सिक्योरिटी यानी डिफेंस। भारत के 60 से 70% सैन्य उपकरण रूसी मूल के हैं, जैसे Su-30 फाइटर जेट, T-90 टैंक और S-400 डिफेंस सिस्टम। और ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। अगर रूस स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दे, तो हमारी आधी वायुसेना जमीन पर आ जाएगी। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए क्या फैसला हुआ? इसीलिए इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि अब रूस भारत में ही स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स का निर्माण करेगा। भारत में? हाँ, भारत में। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे सप्लाई की गारंटी मिलेगी और हम इन पार्ट्स को दूसरे मित्र देशों को बेच भी सकेंगे। तो इन 10 पॉइंट्स को देखकर एक बात साफ है, ये मुलाकात सिर्फ व्यापार या रक्षा सौदों के बारे में नहीं थी। ये एक संदेश था कि एक मल्टीपोलर दुनिया आ चुकी है और भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक मुख्य खिलाड़ी बनने वाला है। बिल्कुल। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति अपनी शर्तों पर तय करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी तस्वीर को देखते हुए भारत की ये नई और मुखर विदेश नीति भविष्य में वैश्विक शक्ति संतुलन को कैसे आकार देगी। और इस खेल में असली विजेता कौन होगा? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे और इंटरेस्टिंग न्यूज और फैक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।